पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार। कहानी में ट्विस्ट लेकर के आपके सामने हाजिर हैं और ये कहानी में ट्विस्ट तब और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है जब नीतीश कुमार दिल्ली में हों और पूरे सदन चुप्पी साधे हुए हों। तेजस्वी यादव अचानक अंतिम दिन दिल्ली रवाना हो जाते हों जब सदन की कार्रवाई समाप्त हो रही हो, और इस बीच कई ऐसे फैक्टर हैं जो सदन चलने के दौरान ही देखने को मिले। इन सब में आखिरकार भारतीय जनता पार्टी, जो अपने आप को पिछले 12 वर्षों से सबसे मजबूत बनाए हुए है और कई राज्यों में उसकी सरकार चल रही है, वो इतनी बेचैन क्यों है? क्यों सदन में नहीं जा पा रहे हैं अमित शाह? पूरे दिन लोकसभा में मौजूद रहते हैं लेकिन सदन की कार्रवाई से दूर मीटिंग में व्यस्त हैं। आखिर कर क्या रहे हैं? इन सभी बातों का जवाब आपको तब मिलेगा जब सदन की कार्रवाई समाप्त होने के दिन, उससे ठीक पहले कई ऐसे महत्वपूर्ण बिल थे जिसे पास कराने का पूरा अनुमान था भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार को। वो सारे बिल जेपीसी को सौंपने पड़े। यानी सीधे तौर पे नीतीश कुमार की चुप्पी और एनडीए गठबंधन के भीतर चल रहे जो द्वंद्व है, उस द्वंद्व का प्रकटीकरण है। दूसरी तरफ विपक्ष पूरी मजबूती के साथ अपने कुनबे को मजबूत कर रहा है। इसके साथ साथ देश में अलग अलग जगह हो रहे आंदोलन भी इसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो क्या इस देश में एक नई धारा शुरू हो चुकी है? क्या प्रशांत किशोर, विजय थलपति और इन जैसे नेताओं की जीत और बड़े बड़े सुरमाओं की हार इस देश के सियासत को, लोकतांत्रिक व्यवस्था को कोई नया संदेश देना चाहती है? निश्चित रूप से ये बड़ा संदेश है और इस संदेश को देखिएगा तो आपको सीधे सीधे नज़र आएगा कि जो बिल भारत के लिए है, भारत की सरकार बना रही है, उस बिल का विरोध किसी अन्य देश के द्वारा किया जा रहा हो। एफसीआरए कानून बहुत मजबूती से पास कराने के लिए केंद्र की सरकार ने ताना बाना बुना था, लेकिन ये बिल अब जेपीसी को भेज दिया गया। जैसा कि हम लगातार इस मानसून सत्र के दौरान आपको बताते आ रहे हैं कि अब तो नीतीश कुमार भी दिल्ली में हैं, और नीतीश कुमार दिल्ली में हैं तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत किया जाएगा। लेकिन इसके रिवर्स सब कुछ हुआ। पूरे सत्र के दौरान नीतीश कुमार चुप रहे। एफसीआरए अमेंडमेंट बिल जो है वो सीधे पास नहीं हो सका और जेपीसी का गठन किया गया। सरकार ने इस विवादित बिल को संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी के पास भेजने का प्रस्ताव पास किया है। इस जेपीसी में कुल 31 सदस्य 21 लोकसभा और 10 राज्यसभा से होंगे। इस बात को लेकर के आपको समझ में आ गया होगा कि ये बिल किस तरह से अटका हुआ है, सरकार कितना मजबूर हुई। यह बिल विदेशी फंडिंग वाले संगठनों और अल्पसंख्यकों, चर्चों से जुड़े एनजीओ की संपत्तियों को जब्त करने व उनके प्रबंधन के लिए एक नामित प्राधिकार बनाने का प्रस्ताव रखता है, जिसका विपक्ष अल्पसंख्यक विरोधी बताकर कड़ा विरोध करते रहे और जिसका कारण हुआ कि इसे जेपीसी को सौंपा गया। अब जेपीसी इस पर विचार करेगी, अलग अलग लोगों से बात करेगी और उसके बाद ये बिल किस फॉर्म में आता है ये देखना दिलचस्प होगा। तो वहीं आपको बता दें कि एक और बड़ी महत्वपूर्ण बिल लटक गया। परिसीमन डिलिमिटेशन बिल भी कहीं ना कहीं सदन में प्रस्तुत हुआ और इसको लेकर के जो नए नए मुख्यमंत्री बने हैं, फिल्म स्टार से मुख्यमंत्री की भूमिका में आए हैं विजय थलपति, वो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में इस बिल के सबसे प्रबल विरोधियों में सामने आ गए हैं। उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी हुई है, जिसकी तस्वीरें आपने जरूर देखी होगी। अगस्त 2026 की स्थिति के अनुसार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, जिन्हें थलपति भी कहा जाता है, तमिलनाडु के नए नए मुख्यमंत्री विजय थलपति सीधे सीधे विधानसभा में अपनी बिल को लेकर के बात करते हैं और इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वहीं आपको बता दें कि इनकी जो पार्टी है टीवी के, वो इस बिल का जम करके विरोध भी कर रही है और इस मुद्दे को लेकर के वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी किए हैं। क्षेत्रीय अधिकारों के हनन की बात करते हुए इस मुद्दे को सामने रख करके उन्होंने ये कहा है कि परिसीमन के बाद दक्षिण के राज्यों में की सीटें कम ही रहेंगी बनिस्पत उत्तर भारत और पूर्व भारत के।
इसके साथ साथ आपको बता दें कि ये चिंता दक्षिण भारत के लगभग हर राज्य और हर पार्टी को है, जिसकी चर्चा हम पहले से भी करते हैं। परिसीमन और केंद्रीय नियंत्रण वाले इस नए बिल को, दोनों बिल को जेपीसी के पास भेज दिया गया है। आपको बता दें कि संसद में नीतीश कुमार की चुप्पी सबसे अहम सवाल लेकर के आती है और नीतीश कुमार की चुप्पी को लेकर के कहा यह जा रहा है, क्या नीतीश कुमार के पास ऐसी कोई बात नहीं है जो वो सदन में बोलें? नीतीश कुमार की बात आखिर संजय झा क्यों बोल रहे हैं? ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार इन सब से बहुत ज़्यादा प्रसन्न नहीं है और जो कुछ भी हो रहा है उसे सिर्फ देखना चाहते हैं और वक्त का इंतजार करना चाहते हैं कि सही वक्त पर सही फैसला लेंगे। नीतीश कुमार इसके लिए जाने भी जाते हैं। केंद्र सरकार में अपनी किंग मेकर की भूमिका और बिहार की आंतरिक राजनीति को देखते हुए जनता दल यूनाइटेड के मुखिया नीतीश कुमार मानसून सत्र के दौरान कई विवादित मुद्दों पर बिल्कुल मौन थे। यहाँ तक कि लगातार उनके साथ आपने देखा होगा कि संजय झा एक साये की तरह या फिर कहा जाए कि उनके कोच की तरह उनके साथ साथ इर्द गिर्द घूम रहे थे और जिस तरह से वो बात कर रहे थे, जिस तरह से वो एक्ट कराना चाहते थे, नीतीश कुमार कर रहे थे। बिहार में आगामी चुनावों और सहयोगियों के साथ संतुलन बनाए रखने के लिए किसी भी बात पर वो चर्चा भी नहीं किए और यहाँ तक कि उन्होंने जो बांकीपुर में प्रशांत किशोर की जीत और पारंपरिक सीट कही जाने वाली बांकीपुर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के हाथ से निकल गई, उस पर भी उन्होंने बहुत कुछ नहीं कहा। हमने चुनाव के दौरान भी आपको बताया था कि उस बीच भी नीतीश कुमार के जो अपील थे वोट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के एनडीए समर्थित उम्मीदवार नीरज सिन्हा के लिए, वो भी फर्जी बता करके कहीं ना कहीं उस पर भी खूब चुटकी ली गई। आपको बता दें कि इसके बाद जो सबसे बड़ी बात सामने आ रही है वो ये कि विजय थलपति की जीत में प्रशांत किशोर की भूमिका क्या है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। खुद विजय थलपति ने इस बात को स्वीकार किया है कि उनकी जीत के नायक अगर कोई हैं तो वो प्रशांत किशोर हैं। तो वहीं प्रशांत किशोर ने खुद को भी बांकीपुर जो पारंपरिक सीट थी भारतीय जनता पार्टी की, उसे छीन करके ये बता दिया है कि वो निश्चित रूप से एक स्ट्रेटजी मेकर हैं। 2025 के चुनाव में बुरी तरह से परास्त होने के बाद सभी लगभग सभी सीटों पर कुछ को छोड़ दिया जाए तो उनकी जमानत जब्त हो गई थी। उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल जैसी कोर वोट बैंक वाली पार्टी को मजबूर कर दिया कि उसका जमानत जब्त हो जाए। बांकीपुर में राजद का जमानत जब्त हो गया है। ऐसी स्थिति में जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार के बांकीपुर विधानसभा सीट में भाजपा के उम्मीदवार नीरज सिन्हा को लगभग 20,000 वोटों से हरा करके ये साबित कर दिया, क्योंकि ये सीट प्रतिष्ठा की सीट बन गई थी और ये भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन की सीट थी। इन सभी बातों को लेकर के जो वर्तमान परिस्थिति बनी है वो कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि ये पूरी कहानी एक तरफ जो सामने से आ रही है वो ये बता रही है कि जो वर्तमान परिस्थिति बनी है वो कहानी को एक अलग मोड़ दे रही है। अब इन सभी परिस्थितियों को यदि गंभीरता से और गौर से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत सारा रास्ता बंद होता हुआ दिखाई दे रहा है और विपक्ष को एक नया विज़न देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि लगातार जो भारत लाइव और भारत लाइव के संपादक नमन मिश्रा जी कहते आ रहे हैं कि बिहार में जो कुछ भी हुआ पिछले दिनों उसका असर चुनाव में भले ही पड़ा हो या नहीं पड़ा हो, लेकिन जिस तरह से सम्राट चौधरी इस सारे मामले को टैकल कर रहे हैं और वो लगातार अपने अभियान में सफल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो मामला बिहार में अपराध का हो, उस पर लगातार दबिश बनाना, पुलिस प्रशासन को चुस्त दुरुस्त करना, शिक्षा व्यवस्था पर विशेष कुछ करना और इसके अलावे बिहार में लगातार जिस तरह की बातें वो कर रहे हैं उसको लेकर के लोगों में एक आशा जरूर जगी है। तो वहीं आपको बता दें कि भरत तिवारी वाला जो मामला सबसे ज़्यादा चर्चित मामला हुआ था उनके फर्जी इनकाउंटर का, उसको लेकर के भी उनके परिजनों से मिलने के बाद उन्होंने भले ही फैसला किया हो, लेकिन भारत लाइव के संपादक नमन मिश्रा जी ने इस पूरे विषय पर अपनी बात को रखा था और उन्होंने कहा था कि सरकार इस मामले को गंभीरता से देख रही है और जिस तरह का रुख नज़र आ रहा है मुख्यमंत्री का, उससे साफ साफ लग रहा है कि मुख्यमंत्री इस मामले में किसी को भी छूट देने की स्थिति में नहीं है। सीधे तौर पे आपने देखा होगा कि ये पूरा का पूरा मामला जो है
वो दिखाई दे रहा था कि उलझ जाएगा, लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इन सारे मामलों को देखा, उससे साफ साफ लग रहा था कि कहीं ना कहीं भरत तिवारी वाले मामले में सरकार कोई बड़ा एक्शन लेने जा रही है। भरत तिवारी के परिवार से मुलाकात के बाद जो सामने नज़र आया वो साफ साफ बता रहा था कि कहीं ना कहीं सरकार आने वाले समय में कुछ नया करेगी। और इस स्थिति को देखते हुए ये बात साफ साफ नज़र आ रहा था कि जब कल फैसला आया कि भरत तिवारी के परिवार में एक व्यक्ति को, परिवार के किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी और उन्हें आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाएगी, उसके बाद से ये बात स्पष्ट हो गया कि कहीं ना कहीं सरकार जिस तरह से सोच रही है, जो बातें सामने आ रही हैं, वो कुछ अलग कहानी कह रही हैं। इन सारे विषयों को लेकर के अगर देखा जाए तो एक तरफ जहां बिहार में और बिहार से राजनीति की दशा और दिशा बदल रही है, वहीं आपको बता दें कि तेजस्वी यादव का अचानक भागे भागे दिल्ली पहुंचना। इस बीच चर्चा ये चल रही थी कि तेजस्वी यादव के सांसद इधर उधर सोच रहे हैं और उनके मन में एक संशय है जिसको लेकर के कहा यह जा रहा था कि वो कहीं ऐसा ना हो कि पार्टी छोड़ दें, लेकिन ऐसी कुछ बात नज़र नहीं आ रही है। सीधे तौर पे जैसे ही तेजस्वी यादव पहुंचते हैं, सारे सांसद उनके और सारे राज्यसभा हो या लोकसभा हो, सभी सांसद उनसे मिलते हैं और एक बैठक की जाती है। आपको बता दें कि इसके साथ साथ तेजस्वी यादव इधर काफ़ी हमलावर भी हो गए हैं और सरकार को चारों तरफ से घेर रहे हैं। वहीं आपको बात करें तो वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों के बदलने के बाद उनकी मुलाकात अखिलेश यादव से और राहुल गांधी से भी हुई है। मानसून सत्र के समाप्त होने के साथ ही इन नेताओं की मुलाकात को काफ़ी अहम बताया जा रहा है। दिल्ली से राजद के सांसदों के साथ बैठक के बाद तेजस्वी यादव ने घोषणा की है कि बिहार को पुलिसिया स्टेट नहीं बनने देंगे। इसके विरोध में 19 अगस्त को पटना में पार्टी कार्यालय से राजभवन तक, लोक भवन जिसे कहा जाता है, वहां मार्च करेंगे। यानी सीधे तौर पे देखा जाए तो ये पूरा सदन जो चला, मानसून सत्र चला, उस मानसून सत्र में सरकार पूरी तरह से घिरी हुई नजर आई। बिल पास कराने में उसे समस्या हुई और विपक्ष कहीं ना कहीं हावी रहा। इसके पीछे का कारण आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं। एक तरफ सरकार 12 वर्षों के बाद कहीं ना कहीं पहली बार मुश्किल में नज़र आ रही थी, न तो बिल पास करा पाई और न ही विपक्ष को जिस तेवर के साथ अमित शाह, नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ एनडीए के घटक दल घेरते हैं, वो देखने को मिला। एनडीए गठबंधन के अधिकांश दल चुप्पी साधे रहे। इस बीच में प्रशांत किशोर की, जैसा कि हमने आपको बताया भी था, कि मुलाकात महाराष्ट्र में, वहाँ भारतीय जनता पार्टी के सबसे मजबूत सहयोगी एनसीपी के जो अजीत पवार हैं, उनकी पत्नी से मुलाकात काफ़ी अहम रही। खैर, इन सारी बातों के साथ साथ अब देखना दिलचस्प ये होगा कि आगे किस तरह की राजनीति को हवा मिलती है। सीधी सी बात समझ लीजिए कि तेजस्वी के भागे भागे दिल्ली पहुंचने के पीछे भी एक कहानी कही जा रही है। कहा यह जा रहा है कि दिल्ली में अंदर ही अंदर बहुत सारी बात चल रही है, जिसको संभालने के लिए और जिसमें अपनी भूमिका निभाने के लिए तेजस्वी यादव दिल्ली गए थे। नीतीश पूरे सदन में चुप्पी रहे, इसका भी राज खोजने की कोशिश की जा रही है। तो वहीं आपको बता दें कि शाह और मोदी के खेल में अब एंट्री हो गई है विजय थलपति और प्रशांत किशोर की। ये दोनों ही काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। देखना होगा कि क्या कुछ करते हैं और सरकार कैसे इनसे दो हाथ करती है या फिर अपने मकसद में कामयाब हो पाती है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में,
ई होम्स है ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।